बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पिछला पूरा हफ्ता कयास आराइयां चलती रही, कानों में खुसर फुसर चलती रही और मामला जो है वो मुलाकातों तक पहुंचा। मुलाकातों के बाद मामला काबीना में पहुंचा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द टॉपिक जो कि सोशल मीडिया में भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी डिस्कस होता रहा। मामला था DGISI की तकर्री का, और इसको होना तो इंस्टीट्यूशनल और प्रोसीजरल चाहिए था, लेकिन ये मामला पॉलिटिकल बन गया और हुकूमत के ऊपर इसका सारा ओनस आया कि आपने एक तो काबीना के अंदर डिस्कस करना शुरू कर दिया, और जो मामला बड़े स्मूथली हमेशा से डिसाइड होता रहा, हिस्ट्री में भी डिसाइड होता रहा, उसको आपने इतने ज़्यादा उसके अंदर रोड़े अटकाए कि अल्टीमेटली मामला पोलिटिसाइज हो ही गया। क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो अपने दूसरे सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, जो एहतसाब के लिए एक अहम इंस्टीट्यूशन है। इसके सरबराह की बात आई 8 अक्टूबर को। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने अपनी जो कुर्सी है उससे साइड पर हटना था, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए उनको इस कुर्सी पे कंटिन्यू करने का एक जवाज और एक तरीका दे दिया गया। लेकिन अभी भी अपोजिशन इससे नाला है और कानूनी तौर पर चैलेंज करने की चहमगोइयां भी चलने लगी हैं। ना सिर्फ ये, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो पिछले 1 साल 1.5 साल में कुछ ना कर पाई, वो अब क्या करेगी कि हुकूमत को कोई मसले मसाइल हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेने के देने पड़ जाए और हुकूमत ही PDM को मसाइल में घेर दे। तमाम डिस्कशन हम करेंगे। हमारे साथ स्पेशल मेहमान मौजूद हैं आज। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और PDM में कलीदी किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। अब्बासी साहब, एक तो DGISI का मामला जिस तरीके से हर जगह डिस्कस होता रहा, उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आपकी नज़र में हुकूमत ने इसको मिस हैंडल तो नहीं कर दिया? देखिए, ये इसका ताल्लुक एक्सटेंशन के मामले से नहीं है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जहाँ तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू है, वो अनाउंस हो चुका है, वो फ़ौज ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें फ़ौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। ये एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि आप कभी भी आर्म्ड फोर्सेस को के लिए कोई एम्बेरसमेंट पब्लिकली क्रिएट नहीं करते। मैंने साथ ये भी कहा था कि जो कानून बना है इसमें गलतियां हैं, इसकी वजह से इबहाम पैदा होगा बाद में। उस मामले का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो अभी ये इशू चल रहा है। इस इशू की बुनियादी बात ये है कि ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ना कभी रहा है ना होना चाहिए। ये शख्सियात की बात नहीं है, इदारों की बात है। फौज ने अनाउंस कर दिया, और मैं समझता हूँ मुशावरत से ही किया होगा। हमेशा ये चीज़ें मुशावरत से होती हैं, वो मुशावरत कोई पब्लिकली नहीं होती। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर आपस में बात कर लेते हैं कि जनाब जो मौजूदा हैं DGISI, क्योंकि ISI एक बड़ा हसास अदारा है, उसके मुल्क के लिए बहुत से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। तो वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी हैं इनको हमने कहीं और भेजना है, उनके एक टर्म हो गई है, जो भी टर्म इस्टेब्लिश्ड हो, कोई एक लिखी हुई टर्म नहीं है, लेकिन ये डिटरमिन करता है आर्मी चीफ कि किस शख्स, किस फौजी अफसर की कहाँ पर ज़रूरत है। तो वो PM से मशवरा करके और ये फैसला हो जाता है। बदकिस्मती से ये मामला अब एक पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गया है। इस पर स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई सोशल मीडिया में, अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके अंदर भी शुरू हो गई है, अखबारात में भी है। तो इस इबहाम को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कोई जो शख्स भी आएगा वो आर्मी का 3 स्टार जनरल होगा, और वो इतना ही तजर्बा रखता है जो अभी जो साहब हैं वो रखते हैं। वो अपने कैरियर के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है अस्करी, उसके लिए किसी और जगह जा रहे हैं। इस इशू को ना कैबिनेट में जाने की ज़रूरत थी, ना पब्लिक डोमेन में आने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इस पर स्पेकुलेशन क्रिएट की गई और हुकूमत तरफ से मुख्तलिफ बयान आने शुरू हो गए, और अब पूरा पाकिस्तान एक तमाशा सा लग गया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शख्स स्पेकुलेट कर रहा है। राइट। अच्छा बात साहब, आपने फरमाया कि, और आप साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको इन मामलात के बारे में पता है कि किस तरीके से क्लोज कांटेक्ट के साथ मामलात चलते हैं इदारों हुकूमत के अंदर।
आपने फरमाया कि यकीनन वज़ीर आज़म साहब के साथ मुशावरत की गई होगी इस मैटर के ऊपर, और मुशावरत करने के बाद ये जो अनाउंसमेंट की गई होगी या जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई है वो आई होगी। ये मुशावरत होने के बाद, प्रेस रिलीज होने के बाद ऐसी क्या वजह बनी हो सकती है कि जो 2 दिन पहले काबीना के अंदर वज़ीर आज़म साहब को ये कहना पड़ा कि हमारे जो मामलात गड़बड़ हैं वो सही कर लेंगे, हम फौरी तौर पर सही कर लेंगे। क्या आफ्टर दिस मुशावरत कोई ऐसी सिनेरियो क्रिएट हुआ होगा आपकी नज़र में? क्या सिचुएशन? कोई ऐसा सिनेरियो हो नहीं सकता। जो शख्स मुद्दत जो जा रहे हैं वो भी क्वालिफाइड थे, जो आ रहे हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, और ये मैंने कहा कि ये कैबिनेट का इशू नहीं है, ये मामला कैबिनेट में डिस्कस नहीं होता, राइट। ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ की मुशावरत से होता है। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाया गया। ये बड़ी अजीब सी बात है, और इससे बहुत से शकूक व शुबहात और इबाहम पैदा हो गया। कौन से शकूक व शुबहात अब्बास साहब? जी कि कोई रिफ्ट है, कोई एक पेज पर नहीं है, इस किस्म की बातें। आप देखिए स्टॉक मार्केट गिर गया, एक दिन में 850-900 पॉइंट गिर गया, और आज स्टॉक मार्केट उसी सतह पर है जहां पर 2018 में था। तो ये मामूली चीज़ें नहीं होती। जब भी प्राइम मिनिस्टर के कोई ऐसे मामले हों जहाँ पर स्पेकुलेशन शुरू हो जाए, जहाँ पर मुख्तलिफ क़ियास सराइयाँ हों, जब उसके बारे में इबाहम पैदा हो जाए, तो फिर पूरे मुल्क पर असर पड़ता है। आज मेरे 8-10 दिन हो गए यही स्पेकुलेशन जारी है कि ये क्या हो रहा है, इसके असरात क्या होंगे, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। राइट। तो ये चीज़ें मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं। राइट। अच्छा अब्बास साहब, क्योंकि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है कि वोट को इज्जत दिया जाए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले पर चलती रहीं उनके अंदर कहा गया तमाम चीज़ें क्योंकि वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है, कानून और आइन के दायरा कार में होंगी। तो ये तो आप लोगों को बात पसंद नहीं आ रही जो हुकूमत कह रही है कि तमाम चीज़ें आइन और कानून के दायरा कार में होंगी और तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, उनकी प्रेरोगेटिव है कि वो आगे क्या करें। Doesn't that resonate with PMLN? जी रेजोनेट करता है, जब मुल्क का नुकसान हो रहा हो तो रेजोनेट नहीं करता। अब्बास साहब, बिफोर आई गो टुवर्ड्स द ब्रेक, मरियम नवाज साहिबा ने कल एक बात फरमाई थी, कुछ कहा था, वो सुनिएगा, उसके बाद फिर सवाल लेकर आते हैं अब्बास साहब की तरफ। ना ये वजीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। इदारों का मुल्क का तमाशा बन चुका है सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पिछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही। अब्बास साहब, ये मरियम नवाज साहिबा का क्लिप आपने मुलाहिजा किया, डू यू अग्री टू व्हाट शी इज सेइंग? जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद शक और शुबे का शिकार है, एक चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आया है, उसका हर अमल इबाम का शिकार है। आप चेयरमैन नैब देख लें, आप DGSI का मामला देख लें, आप इस मुल्क में कैबिनेट के मामले देख लें, उनके फैसले देख लें। आज मुल्क हर पैमाने पर मईशत तबाही का शिकार है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई अरूज पर है। ये इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है। लेकिन बात साहब, बारहा मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक सर्टन शख्सियत के ऊपर तनकीद होती है, और क्योंकि ये मामला इंस्टीट्यूशंस का होता है, क्या किसी शख्स को सिंगल आउट करके वज़ीर आज़म साहब ने जो इदारे हैं उनकी शख्सियात को सिंगल आउट करके तनकीद करना बनता है? जब शख्सियात होंगी तो बात होगी, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा को कन्विक्ट किया गया है केस में। उन्होंने प्रूफ दिया है एक जज का कि उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। एक जज ने खुद एतराफ़ किया कि मुझे ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया। तो ये फैसला लेने वाले कौन थे? मुझे अगर आप कन्विक्ट करेंगे तो मैं तो ये जाती ग्रज बन गई है मरीम नवाज साहिबा? जाती ग्रज नहीं है, जाती ग्रज नहीं है। अगर मुझे आप जेल में डालेंगे तो मेरा हक बनता है कि अपनी सफाई में जो सबूत हो पेश करूं। उन्होंने पेश कर दिया अदालत में। अब इंसाफ का तकाजा है कि अदालत फैसला करे। राइट। अब्बास साहब, क्योंकि हम इदारे की बात कर रहे हैं तो हम जरा एक और इदारे की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू आवर शो। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम बात कर रहे थे आईएसआई, डीजी आईएसआई का मामला, और अब हम बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से। अब्बास साहब, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं अब्बास साहब, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है शख्सियती स्ट्रेंथ से ज़्यादा। यहाँ इंस्टीट्यूशंस की और शख्सियती स्ट्रेंथ की बात करें तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी आ जाता है। ओवर द वीकेंड, जो अभी पास्ट वीकेंड था, इसमें एक ऑर्डिनेंस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन की एक्सटेंशन के हवाले से सामने लेकर आया गया। कोई मुशावरत ऑपोजिशन से, ऑपोजिशन लीडर से नहीं की गई, और उसकी बड़ी सादी वजह बताई गई हुकूमत की तरफ से कि हमने नहीं डिस्कस करना शहबाज शरीफ साहब के साथ क्योंकि उनके ऊपर नैब के केसेस हैं। ऑपोजिशन दूसरा ऑपोजिशन लीडर ले आती है, वेल एंड गुड, नहीं लाती तो फिर कोई चांस नहीं है। और ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत होती है वो 120 डेज होती है, उसके बाद फिर ये इशू स्टार्ट होगा। क्या ऑपोजिशन किसी भी तरीके से अपना ऑपोजिशन लीडर बदलने का सोचेगी या नहीं? ऑपोजिशन लीडर क्यों बदले? तो हुकूमत ने कहा है ना हम नहीं करेंगे मुशावरत। अगर गलत कह रही है तो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। मैं ये कहता हूँ आप लीडर ऑफ द हाउस बदल दें। जो आदमी एक कानून तोड़ रहा हो, तो कानून की परवाह ना हो, वो शख्सी तौर पे ये फैसला करे कि मैंने एक शख्स को एक्सटेंशन देनी है, कानून के तहत एक्सटेंशन नहीं दे सकते हो, आप बदलते हैं कानून को, और आप ये कहते हैं कि जब तक फैसला नहीं होगा तो यही शख्स रहेगा। जब तक फैसला नहीं होता उसकी भी शिक मौजूद है कि ये आदमी 4 साल से ऊपर नहीं रह सकता, वो घर जाए, और जो भी सीनियर अफसर हो नैब का, वो नैब चेयरमैन के इख्तियारात इस्तेमाल करता है। नैब चेयरमैन जो है उनका तो इस्तीफा ले लिया गया था ना जी, तो दूसरे आ जाएंगे, उसके बाद जो अफसर होगा वो लग जाएगा। इसका वो आदमी नहीं रह सकता, लिखा हुआ है कानून में लिखा हुआ कि मुशावरत होगी। आप दोनों से नाराज कर रहे हैं, और अपने जो शख्सी बात है, और यही चीज़ DGI के मामले में भी आई है कि आपने बात शख्सियत पर ले गए, यहाँ भी बात शख्सियत पर ले आए। इससे बहुत से शुकुक शुबहात पैदा होते हैं, इबहाम पैदा होता है। लेकिन अब्बास साहब, कानून में तो ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर से। तो कंसल्टेशन में प्रेसिडेंट करें कंसल्टेशन या ना करें, वो तो उनकी मर्जी नहीं हो जाती है। कानून ये नहीं है, कानून के अल्फाज एग्जैक्टली नहीं, वो अल्फाज ये इस तरह नहीं होते। उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मातहत पढ़ना पड़ता है। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट जी, नहीं इंटरप्रिटेशन की बात नहीं होती। जो प्रोसेस आइन में बताया गया है कि नोटिफाई प्रेसिडेंट ही करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन। उनको कंसल्ट करके बताया जाता है कि ये शख्स है, वो नोटिफाई कर देते हैं। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, जहां पर लिखा हो कि प्रेसिडेंट इन हिज डिस्क्रेशन करेंगे, वो उनका इख्तियार बन जाता है। ठीक है, तो कंसल्टेशन के अंदर प्रेसिडेंट का फर्ज बनता है कि वो चीज करें जो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिलकर डिस्कस की। जी, प्रेसिडेंट वो नोटिफाई करेगा जो दोनों लीडर्स जो हैं हाउस के और ऑपोजिशन के, वो फैसला करेंगे। बस साहब, आपको मालूम है कानून को तरोड़ना मड़ोड़ना, इंटरप्रेट करना मुख्तलिफ तरीकों से, जिसकी वजह से बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस होते हैं उनको प्रेसिडेंट के तौर पर लिया जाता है। ये तो हमारे यहाँ करने के बहुत सारे माहिर बैठे हुए हैं। तो इस कानून या इस शिक की इंटरप्रिटेशन भी तो मुख्तलिफ तरीके से करके हुकूमत ने ये काम, इसकी नहीं हो सकती, इसकी नहीं हो सकती। बड़ा वाज़ेह है। और सन 2000 से पिछले 21 साल से जो चेयरमैन नैब है ऐसे ही बन रहे हैं। कभी कोई इसकी मसला पैदा नहीं हुआ। अब सिर्फ बात यह है कि अगर आप मुशावरत नहीं करना चाहते, आप नाम लिख के भेज दें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक शख्स नहीं होता, वो शख्स भी क्वालिफाइड है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने में। आप जब ये कहते हैं मैं उससे बात नहीं करूंगा, तो आप कानून तोड़ रहे हैं। सही। आप आइन को की नफी कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की आइन में है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट का मेंबर होता है। जब तक वो है, वो फुली क्वालिफाइड है टू बी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। राइट। अच्छा अब्बास साहब, अब तो ये ऑर्डिनेंस आ गया, और अब तो जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो जुम्मे के रोज से ऑनवर्ड्स हो गई। नाउ व्हाट इज द ऑपोजिशन गोइंग टू डू? कब आप लोग इसको अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि आपने हिंट दिया था कि हम इसको अदालत में लेकर जाएंगे। अदालत में जाएंगे, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ग्राउंड्स देने पड़ते हैं। वो एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। वकील मशवरा करते हैं, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी बन जाएगा। क्योंकि जो हर आइन की जो स्पिरिट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से फ़्लो करती है, तो ये भी वहीं से फ़्लो करती है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को इम्पार्शल बनाने के लिए, गैर जानबदार बनाने के लिए ये कंसल्टेशन का प्रोसेस रखा गया था। राइट। अगर उस प्रोसेस की नफ़ी होगी, यानी आज फरीक जो आपस में फैसला नहीं करते, तो जो चेयरमैन नैब है वो ताहियात भी रह सकता है। सही। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। सही।
अगर वो शख्स घर चला जाए तो फिर दोनों पे दबाव होगा कि जल्दी फैसला करें और फैसले की तरीकाकार भी तयन कर दें कि अगर आप आपस में मशवरा नहीं करते, जिस तरह इलेक्शन कमीशन में है कि 3-3 नाम पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दें, वो यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है राइट और फैसला हो सकता है। लेकिन अब सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश है, जिस तरह वो DGSI के मामले में कर रहे हैं कि यहाँ भी उनकी मर्जी का शख्स जो है वो चलता रहे और कानून को आगे पीछे कर कर वो उसको तोड़ मोड़ कर कोशिश कर रहे हैं। किसका फायदा होगा अब्बास साहब? फॉर एग्जाम्पल जो चेयरमैन नैब हैं वो चलते रहते हैं और आप लोगों में मुशावरत भी नहीं हो पाती, तो किसका फायदा किसका नुकसान? नुकसान तो मुल्क का है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी अब गैर जानिबदार नहीं रहा और उस पर भी शक और शुबा पैदा हो गया। ये बात तो आप लोग 2018-2019 से कह रहे हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस के ऊपर शक और शुबात है। अब तो आज कौन सी अब वो शक भी दूर हो गया ना, अब तो वो उसकी तस्दीक हो गई कि इसी शख्स को रखना है क्योंकि ये उनके कब्जे में है, ये तस्दीक कर दी गई ना। अब बात शख्सी होगी, अब नैब तो खत्म हो गया ना, अब नैब चेयरमैन की बात आ गई कि यही नैब चेयरमैन रखना है, हमारी सुनता है, ये हमारा आदमी बन गया है। तो ये बदनसीबी है मुल्क की कि जब आप शख्सियात को छोड़ दें, इदारों को छोड़ दें, शख्सियात की बात शुरू कर दें, तो फिर दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अच्छा, लेकिन बस अब क्विकली बिफोर आई गो टुवर्ड्स द ब्रेक, एक हफ्ता गुजर गया है, ऑपोजिशन ने अभी तक इस मामले को चैलेंज नहीं किया, तो अब ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी अगली बारी में वो शेख जहां लिखा हुआ है कि काबीना और वजीर आजम के किसी फैसले को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अंदर चैलेंज नहीं किया जाएगा या लेकर नहीं जाया जाएगा, उससे मुस्तफीद होने के लिए PMLN भी तो बेकरार नहीं है? नहीं, ऐसे में कोई बेकरारी नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा मुस्तफीद हो सकता हूँ, मैं खुद इस कानून के ख़िलाफ़ हूँ। ये मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है, जो इत्तेसाब का निज़ाम है, उसकी नफ़ी कर रहा है और नुकसान इससे सिर्फ मुल्क का होगा। फ़ायदा जो इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए सब शिकें लिखी, हमने भुगत लिया है। हम पे जो केस बनने थे, मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि चेयरमैन नैब केस बनाए हम पे, हमारी हुकूमत में करप्शन मिली है उसको 3 साल के अंदर। इस हुकूमत के इतने बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल हैं जो आंखें बंद करके चेयरमैन प्रेस रिलीज याद है बात साहब, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके हवाले से नैब का बाकायदा प्रेस रिलीज आया था कि नैब की कारकर्दगी के अंदर नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सामने लेकर आना और करप्शन से बनने की तस्दीक होना एक अच्छी कारकर्दगी है। कहाँ पे है? प्रेस रिलीज है? नहीं, प्रेस रिलीज आप नहीं कर सकते, आपको इख्तियार नहीं है कि आप किसी के बारे में प्रेस रिलीज करें। आपके पास सबूत है तो केस बनाए, केस बनाए। नैब का काम प्रेस रिलीज नहीं होता, नैब का काम होता है केस बनाना। ठीक है, यही चोरी है जो अपनी चोरी छुपा रहे हैं और दूसरों को बदनाम करने की। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये नैब का चेयरमैन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, जिस यहाँ से ये शख्स भी आया था। तो ये बदनसीबी है मुल्क की कि इस किस्म के लोग आज ऐसे इदारों में बैठे हैं। आपने जब इनको नैब चेयरमैन रखा था तो उस टाइम पर सोचा था कि ये वाला वक्त भी आएगा? नहीं, मैंने कभी सोचने की बात नहीं है। मुझसे कोई ज़ाती मुफाद ना हासिल करना है, ना मैंने कुछ छुपाना है। हमारे सामने तो मुशावरत हुई, 6 नाम आए। एक नाम पे हम नहीं जानते थे ये शख्स है, पीपल्स पार्टी ने नाम दिया, हमने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, कमिश्नरों के सरबराह रहे हैं, चलें ये काम भी कर लें। लेकिन वक्त ने साबित किया कि उनसे इंसाफ नहीं हो सकता, वो इत्तेसाब के तकाजे पूरे नहीं कर सकते, वो इनफरादी बात करते हैं और उनको सिर्फ अपोजिशन नजर आती है और उनसे भी केस आज तक बन नहीं पाया। इंटरेस्टिंग। अच्छा बस अब ब्रेक की तरफ जाते हैं। आप इनफरादियत की बात कर रहे हैं, आप कुछ शख्सियात की बात कर रहे हैं, तो अपोजिशन के अंदर भी कुछ शख्सियात की बात करनी है, कुछ इनफरादियत है या यकसानियत है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम इदारों की बात कर रहे थे, शख्सियात की बात कर रहे थे, और शख्सियात की बात आए तो फिर यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत सारे सवालात उठते रहे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज़ाहमत की सियासत चाहती है, मुफाहमत की सियासत चाहती है। बस अब पिछले दिनों मरीम नवाज साहिबा का और हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो मुतज़ाद बयानात थे वो बड़े ज़बान ज़द-ए-आम भी रहे, डिस्कशन का हिस्सा भी रहे। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM के प्लेटफॉर्म से क्या करने जा रही है? 18 तारीख को आप लोगों की अहम मुलाकात है, इससे पहले वो डिले हो गई थी परवेज़ मलिक साहब की वफ़ात की वजह से अनफॉर्चुनेटली।
क्या करने जा रही है पीडीएम जो पिछले 1.5 साल में नहीं कर पाई? पीडीएम एक तहरीक है, पीडीएम इक़्तिदार की जंग नहीं है, पीडीएम मुफाद के लिए काम नहीं कर रही। पीडीएम ये कह रही है कि आज मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ़ में है, उसका हल क्या है, और उन्होंने हल ये दिया है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें। पीडीएम इसके लिए जंग लड़ रही है, इस मैसेज को अवाम में लेकर जा रही है, चाहे वो जलसे के ज़रिए हो, चाहे वो मार्च के ज़रिए हो, चाहे वो जो तरीका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो। पीडीएम अपना काम कर रही है, और इसमें इस बात पर नज़र रखें कि ऐसा इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना कि हर सूबे की जमात, हर फिक्र की जमात। लेकिन अब्बास साहब ऐसा इत्तेहाद भी नहीं रहा, बिलखुसूस पीएमएलएन के एक इत्तेहाद में होते हुए जो बार ये कहता है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर कहते हैं नहीं अभी वक्त सही नहीं है, फिर कहते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे और ऐसी तहरीक चलाएंगे जो कि हुकूमत के लिए मसला खड़ा कर देगी, और हुकूमत कहती है ये लीजिए हम लोगों ने नैब के चेयरमैन को भी एक्सटेंशन दे दी, हम लोगों ने जो करना था कर लिया, आप लोगों ने हमें कोई मसला नहीं किया। पीएमएलएन तो वो जमात थी जो गुजरांवाला से चलती थी, तो फिर मामला यकसा तब्दील होकर रह जाते थे। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? जी ये देखें, अपोजिशन कोई जंग नहीं होती सड़कों पर, हमारे कोई फौज नहीं कि हम लावर हो जाएंगे, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बेहतरी की बात कर रहे हैं, हम हल दे रहे हैं। यही हमारी जदोजहद है। जदोजहद देखें, हमें ये तवक्को रहती है कि आज जदोजहद शुरू करें, कल रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। जदोजहद में वक्त लगता है, और ये मुल्क के हकीकी हल है। आज इक़्तिदार में हिस्सा मिलने के मौके हैं, हमें वो मौके नहीं चाहिए। कौन दे रहा है मौके? जो भी दे रहा है, जो भी इक़्तिदार बांटते हैं वो वाकई मौजूद रहते हैं। कोई बातचीत हुई है पीएमएलएन? बातचीत की जरूरत नहीं होती, नजर आता है, इसलिए हम उनका हिस्सा नहीं बनना। पीएमएलएन को स्पेसिफिकली पीएमएलएन नहीं, और पीडीएम इस कह रही है कि हम इक़्तिदार में हिस्सेदार, इस इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक किया जाए, इदारे आइनी हदूद में रहें, इलेक्शन चोरी ना हो। ये पीडीएम का पैगाम है, और इंशाल्लाह यही पैगाम है जो पाकिस्तान को बेहतरी दे। अच्छा, जस्ट सो आई शुड बी क्लियर, आपने फरमाया कि आज इक़्तिदार के मौके हैं मौजूद, और जो इक़्तिदार बांटते हैं वो इक़्तिदार के हिंट्स मिल रहे हैं कि इक़्तिदार के आपके पास भी मौके हैं। आपसे मुराद पीएमएलएन है, आपसे मुराद पीडीएम है? क्या सारी पीडीएम को इक़्तिदार के मौके दिए जा रहे हैं? जब आप सौदा कर लेंगे हर एक को मौका मिल सकता है। हम सौदे के चक्कर में नहीं है, हम मुफाद के चक्कर में नहीं, इक़्तिदार के चक्कर में नहीं है। हम इस फरसूदा और नाकाम और गैर नुमाइंदा निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो एक चोरीशुदा इलेक्शन का नतीजा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मुल्क के मसाइल का हल ये है। ये बात हमने ओपनली कह दी है, तमाम जमातों ने कह दी है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से रिपीट होती है, और आज पाकिस्तान के लोग भी यही कहते हैं कि यही पाकिस्तान का हल है। राइट। अच्छा बात साहब, क्या यही बात जो पीडीएम कह रही है वो पीपल्स पार्टी भी कह रही है या नहीं? पता नहीं, वो तो पीडीएम छोड़ के चले गए ना। आपने जब बात की लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया था, इस्तीफों का फैसला था, पीपल्स पार्टी ने उसे इत्तेफाक नहीं किया। ये उनकी मर्जी है, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, तो यकीनन उससे पीडीएम की ताकत पे असर पड़ा। लेकिन अब 8 जमातें हैं, वो वही पैगाम लेकर जा रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी भी इस पैगाम में शामिल है, अपोजिशन का हिस्सा है, बिल्कुल उनको वापस लाने के लिए कुछ किया जा रहा है? वापस वो आना चाहें तो एतमाद आके बहाल करें, उसके बाद बेशक साथ चलें। लेकिन छोड़ा उन्होंने खुद है ना, हमने तो नहीं निकाला। वो कहते हैं आप लोगों ने धक्का दे दिया। नहीं, हमने बिल्कुल इस रेलगाड़ी से हमने धक्का नहीं, वो खुद छोड़ के गए। उनके इल्जामात गलत है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कहते हैं। इल्जामात लगाने की गुंजाइश नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं हिस्सा बनते। हमने कहा ठीक है, आपने एतमाद तोड़ा है, खुदा हाफिज। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के सिर्फ 2 साल रह गए, कयासाराइयाँ ये चल रही हैं, चहमगोइयाँ चल रही हैं, अब्बास साहब के अर्ली इलेक्शंस भी हो सकते हैं। क्या आप जल्दी इंतखाबात के कोई चांसेस देख रहे हैं? मुल्क के मसाइल का हल का तकाजा है कि फौरी और शफाफ इंतखाबात हो। हकीकी मानों में मुल्क के मसाइल का हल का तकाजा ये है। बाकी इक़्तिदार तो या इक़्तिदार के आप नशे ले लें, मुल्क हर इस हुकूमत का हर लम्हा, इमरान खान की इक़्तिदार का हर लम्हा इस मुल्क पे भारी है। मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई अरूज पर है। मैं कितनी बातों का जिक्र करूं। आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत वजूद में है। आप सड़क पर जाए किसी से पूछें, आप सरकारी दफ्तरों में जाए ज़रा पूछें क्या हो रहा है। जिस हुकूमत में पॉलिसी चेंजेस कर कर काबीना के फैसले वो किए जाते हैं जिससे मुफाद, ज़ाती मुफाद मिल सके, और फिर
कानून बदला जाता है कि काबीना के फैसले चैलेंज नहीं होंगे। तो जब हमारी काबीना के फैसले को तोड़ मोड़ कर ये कहा जाता था कि फलाने ने, हम मुझ पर इल्ज़ाम भी नहीं लग सका, लेकिन कहा कि इन्होंने जो फैसला किया उससे 48 अरब का मुल्क का नुकसान हो गया। जो गवाहान आए हुकूमत के, उन्होंने बताया कि हर साल 600 से 100 अरब का फायदा हो रहा है हमारे फैसलों से। तो इसलिए आज रहने देना, मैं कहता हूं इनको रहने दे जरा, इनको अभी भी रहने दें? जी बिल्कुल, आप लोग तैयार हैं इनको रहने देने के लिए? इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि इन फैसलों को चैलेंज होने दें, हम भी पूछेंगे। आप लोग चैलेंज करवाएंगे तो चैलेंज जी, चैलेंज जब इक़्तिदार आया, ये इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, ये कल बदल जाएगा। आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप इनके फैसलों को छानबीन करेंगे। हम इक़्तिदार में आएंगे, इस ऑर्डिनेंस को अगर ये रहा उस वक्त तक, बदल कर इन्होंने जो काबीना के फैसलों के अंदर चोरी की है इस मुल्क में। चीनी आपके सामने है, 53 रुपए की चीनी थी, सिर्फ एक वजह है कि चीनी आज 110 में काबीना का फैसला है। 40% चीनी के मालिक काबीना के टेबल पे बैठे हैं, वो जवाबदेह नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह नहीं है। तो आप इसको आकर छानबीन करेंगे? छानबीन नहीं करेंगे हम, ये जो बचाना चाहते हैं इनको बचने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा अपनी करप्शन का। अच्छा, अब करप्शन की आप बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बहरानों की हम अक्सर बात करते रहे, आप ट्रूथ कमीशन की भी बात किया करते हैं अक्सर औकात। ट्रूथ कमीशन के बगैर ये मुल्क के तमाशे ऐसे ही लगे रहेंगे। हमारे साहब ट्रूथ कमीशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बनेगा जी, बनेगा। हाउ वो आप देखेंगे, तारीख सबक देती है कि बनेगा। जब एक मुल्क में तारीख को ही मसख कर दिया जाए, उस मुल्क के फैसलों की हकीकत अवाम को मालूम ना हो, फिर एक दिन आता है, आपके सामने साउथ अफ्रीका की मिसाल है, बदतरीन कानून था उस मुल्क में कि आपके जिल्द की रंगत की बुनियाद पर कानून बनाए जाते थे। आज वहाँ ट्रूथ कमीशन बना। मैं रिकन्सिलिएशन की बात भी नहीं करता, रहने दे, किसी को सजा देना मकसूद नहीं है, कम से कम आइंदा नस्लों के लिए हकीकत तो सामने रख देना, यहाँ क्या कौन क्या करता रहा है, क्यों करता रहा है। अच्छा, अभी आप क्योंकि बहुत पेट्रोलियम के मामलात के अंदर भी काफ़ी एक्सपर्ट है, भाई साहब, आई मस्ट पुट दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो LNG कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास बैरून मुल्क से किसी ने जो इन्होंने टेंडर दिया था उसकी आगे कोई बिड नहीं आई। बहरान सर्दियों के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शदीद होगा और सर्दियां शुरू होने से पहले स्टार्ट हो जाएगा। अब मवाजना इस बात का करना है कि क्या सनतों को दी जाए या घरेलू सारिफीन को दी जाए। इस बहरान का, जो आने वाली गैस का बहरान है, इसका कौन कसूरवार होगा, कंसिडरिंग कि PMLN के ज़माने में भी एक दफ़ा पेट्रोलियम का बहरान आया था और उसको फिर हम ही कसूरवार हैं, हम ही कसूरवार हैं। वो 2 केस चल रहे हैं, आप तो भुगत रहे हैं, लेकिन मुझे अभी इस सर्दियों का बताइए जी। सर्दियों की बात बड़ी सीधी है, टेंडर करना आता हो, बात को समझ आती हो तो कुछ करेंगे ना। जिस वजारत के 6 वजीर बदल चुके हों, जिस वजारत में वो लोग इंचार्ज रहे जो वजीर बन नहीं सकते, ऐसे PM कभी वजारत का इंचार्ज नहीं रह सकता। जब से ये हुकूमत बनी है ऐसे PM चला रहे पेट्रोलियम की वजारत, क्रिटिकल वजारत है इस मुल्क में। आपको इस 6 महीनों में, जुलाई से दिसंबर तक, कम से कम पाकिस्तान को $3 अरब का कैश नुकसान होगा। क्यों, कैसे? क्योंकि आप LNG ऑर्डर नहीं कर सके। LNG लेने के तरीके होते हैं। जब आज है अक्टूबर, कार्गोज ने आना है दिसंबर और जनवरी में, आपको पता नहीं था 4 महीने पहले कि आपको LNG चाहिए। बिड करने का वक्त वो होता है, और फिर आप कभी भी 2 हफ्ते का टाइम नहीं देते फैसले का। कोई शख्स भी LNG के कार्गो लेके बैठा नहीं होता घर में, आपको 4-6 महीने पहले और बिड करते, आपको बिड्स आती। आज तो शुक्र करें बिड आई नहीं है, शुक्र करें, क्योंकि आप आज जो स्पॉट की बिड्स हैं वो $50 से $60 MMBTU की हैं। जो आज हम LNG लेने, ये $12 से $14 MMBTU पे है, यानी 4-5 गुना की कीमतें आपको मिलती है। आप क्या करते? आप क्या ले ही नहीं सकते। तो अब भी हम क्या करेंगे बात साहब? क्या सर्दियों के अभी आप बंद करेंगे, जरा गर्म पानी कम इस्तेमाल करें, घर की हीटिंग बंद करें, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, आप तेल से बिजली बनाएंगे, तेल से पैसा बनता है। इस सब के पीछे, इसके पीछे भी करप्शन है, इसके पीछे भी करप्शन है।
आपको लगता है हुकूमत ने जानबूझ के गैस नहीं लेकर आया ताकि वो तेल से बिजली बताएं ना, अगर जानबूझ के नहीं किया तो क्यों किया? फिर इतने नालायक हैं, फिर हुकूमत रहने का हक नहीं है। ये LNG पहली दफा पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है। LNG की डिमांड आपको नहीं पता कितनी आपको चाहिए? आपको आज भी पता है कि अगले दिसंबर में, अगले 10 साल के दिसंबर में कितनी डिमांड चाहिए। बिड करें 6 महीने पहले, आपको कार्गोज मिल जाएंगे। आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करें जिस तरह हमने किए थे। LNG की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो सुई नॉर्दर्न है उसके अंदर तकरीबन 60% गैस LNG है। अगर ये ना हो तो ये 2 सूबे आपके बंद हो जाएंगे। राइट। तो इसलिए ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इनका इस तरह ट्रीट नहीं किया जैसे। और सिर्फ अब तेल इंपोर्ट होगा, उसमें सबसे ज्यादा करप्शन तेल में इंपोर्ट में होती है। जब भी इस करप्शन में आपकी नजर में अब्बास साहब कौन इन्वॉल्व हो गए जो मुबैना करप्शन की आप बात कर रहे हैं? काबीना है, ये सब काबीना के वजीर हैं। काबीना इन्वॉल्व होती है इन फैसलों में। ये पॉलिसी लेवल के फैसले हैं। काबीना को पूछना चाहिए था। जब से ये हुकूमत आई है, सवाए पहले साल के जब हम ऑर्डर करके गए थे कार्गोज, हर विंटर में ये मसला पैदा हुआ है और अरबों डॉलर पाकिस्तान को ज़्यादा देने पड़े हैं। इस साल जो नुकसान है उसका तो अंदाज़ा ही लगाना मुश्किल है जिस साल नुकसान होगा। राइट। और गवर्नमेंट की इन तमाम चीज़ों को आने वाली 18 तारीख की जो मुलाकात है उसमें PDM में डिस्कस किया जाएगा? वो तो हुकूमत की कितनी फेलियर। PDM तो एक पॉलिसी देती है, PDM की सरबराही इजलास, कि हमने क्या करना है। लेकिन ये भी तो ग्राफ किया जाता है ना, हमने कौन से इशू को उजागर करना है। वरना तो हमें कई दिन चाहिए इस हुकूमत की करप्शन बयान करने के लिए, इसकी नाकामी बयान करने के लिए, इसकी नाअहली बयान करने के लिए। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन एक ग्राफ तो बनाया जाता होगा ना कि अब टाइम अच्छा है एहतजाज का, क्योंकि हुकूमत की ये नाअहली हो गई है। वो टाइम पर ही किया जाएगा। वो टाइम पर किया जाएगा जब लोग बाहर आने को तैयार होंगे। ये नब्ज पर हाथ सियासी लीडर, अभी लोग बाहर आने को तैयार, अभी मेरा नहीं ख्याल। लेकिन PMLN तो कहती रही कि अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, वही सियासत का काम होता है। और अल्लाह ना करे वो ब्रेकिंग पॉइंट आए कि सियासी निज़ाम के बाहर एहतजाज शुरू हो जाए, अवाम खुद सड़कों पर निकल आए। राइट। शाहिद खान कानवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू। नाज़रीन, हुकूमत हेजिंग नहीं कर पा रही, उल्टा करप्शन कर रही है, ये दावा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। आने वाला वक्त यकीनन तमाम चीज़ें खोल कर सामने रखेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है और इसके असरात आने वाले वक्तों पर क्या पड़ेंगे। लेकिन मेरी तो हमेशा की तरह यही दुआ है कि पाकिस्तान फले फूले, आगे बढ़े और इस्तेहकाम की तरफ आगे जाए। अनीका निसार को आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।